लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगैड्रोज नंबर एंड मोलर वॉल्यूम। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। एक मोल क्या है? एक यूनिट है जिसको साइंटिस्ट या केमिस्ट जो है मुख्तलिफ़ केमिकल्स की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल्स क्या हैं जिनसे एक केमिस्ट को वास्ता पड़ता है? वो केमिकल्स हैं एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड एंड आयोनिक स्पीशीज। एक मोल कितनी मिकदार के बराबर है? मैस के लिहाज से, पार्टिकल्स के लिहाज से, मोलर वॉल्यूम के लिहाज से हम उसको आज डिस्कस करेंगे। तो मैस के लिहाज से एक मोल कितनी वैल्यू के बराबर है, कितनी क्वांटिटी एक मोल के बराबर होगी? तो आइए उसको डिफ़ाइन करते हैं। द एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस और आयोनिक मैस ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो मैस है, जो एटॉमिक मैस है, मॉलिक्यूलर मैस है, फार्मूला मैस है, आयोनिक मैस है, अगर उस मास को आप किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें, तो वही मास उस सब्सटेंस का मोलर मास कहलाएगा। और वो जो क्वांटिटी है जो ग्राम्स में, वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू मोल के बराबर होगी। एक मोल कितना होगा? जितना उस सब्सटेंस का मास जो है वो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है उसके या उसके मजमूए के बराबर। वैसे तो मैस लिया जाता है एलिमेंट का, कंपाउंड का, आयोनिक कंपाउंड का, आयोनिक स्पीशीज का AMU में, लेकिन हम उसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम्स, किलोग्राम, पाउंड्स एंड सो ऑन। तो अब वो जो एक मोल में जो एक मोल की जो एक क्वांटिटी है वो कितनी है, तो उसको मैं आपको एक चार्ट के ज़रिए बड़े ही सादा अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो है एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड एंड आयोनिक स्पीशीज। जो एक एलिमेंट होता है वो एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है, यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। ठीक है। जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? इसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इसमें जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल भी बेसिकली किस चीज़ के बने हुए हैं? एटम के ही बने हुए हैं। लेकिन उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जो रेपिटेशन जिस चीज़ की हो रही है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जिस पार्टिकल की रेपिटेशन हो रही है वो है मॉलिक्यूल, यानी इसमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि एटम अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर मॉलिक्यूल मिलकर मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं वो फार्मूला यूनिट्स कहलाते हैं। और फार्मूला यूनिट किस चीज़ के बने हुए होते हैं जी? आयंस के। और आयंस कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? जब एक एटम अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है। जब लूज़ करता है या गेन करता है तो उस वक़्त आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अगर लूज़ करता है तो पॉजिटिव आयन क्रिएट होते हैं, यानी जिन्हें कैटायन कहा जाता है। और अगर वही एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पिकअप करता है, तो फिर एनाइंस बनते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यानी ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस मिलकर फार्मूला यूनिट बनाते हैं, और फिर फार्मूला यूनिट मिलकर आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से जो आयोनिक स्पीशीज़ होती हैं ये
उन्हीं आइंस पर मुश्तमिल होते हैं। यानी अगर वो आइंस अपने कैटाइन और एनाइन की सूरत में अपना वजूद बरकरार रखें तो हम उनको आयोनिक स्पीशी कहते हैं। अब ये एलिमेंट, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक स्पीशी कितनी मिकदार में ली जाए कि उसकी वो क्वांटिटी 1 मोल के बराबर होगी। अब चूँकि एक एलिमेंट एटम्स पर मुश्तमिल होता है तो एटम्स का जो मास होगा वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है तो उसका मास क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से आयोनिक कंपाउंड है, वो फार्मूला यूनिट्स पर मुश्तमिल है तो उसका मास क्या कहलाएगा? फार्मूला मास। इसी तरह से आयोनिक स्पीशीज़ है तो आयोनिक स्पीशी का जो मास होगा वो आयोनिक मास कहलाएगा। तो अब ये जो 4 चीज़ें हैं वही यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई हैं कि एटॉमिक मास एलिमेंट का, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड का और आयोनिक मास आयोनिक स्पीशी का एक्सप्रेस कर लिया जाए ग्राम्स में, यानी इनके मासेस को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया जाए तो वो क्वांटिटी 1 मोल के बराबर होगी। तो अब इसी को हम जो आयोनिक मास, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फार्मूला मास है या आयोनिक मास है, जब आप इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो फिर आप इन सब को मजमूई तौर पर मोलर मास भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स की मदद से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले एलिमेंट के लिए 1 मोल कितना होगा? द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वही वैल्यू 1 मोल के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम। हाइड्रोजन 1.008, कार्बन 12, यूरेनियम 238। अगर ये AMU में लिखे हुए हो तो हम इनको कहते हैं एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। ये क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट एटम्स पर मुश्तमिल है, एक एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास, अगर वो AMU में एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर हम उसी वैल्यू को, उसी क्वांटिटी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें, यानी वही वैल्यू 1.008 ग्राम, 12 ग्राम, 238 ग्राम, तो यही क्वांटिटीज़ इक्वल टू 1 मोल होंगी और हम इसको 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं। अगर जो वैल्यूज़ पीरियोडिक टेबल में दी हुई हैं, अगर उसी वैल्यू के बराबर हम क्वांटिटी लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 मोल है। अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी हो या कम क्वांटिटी हो तो फिर वो कितने मोल के बराबर होगा, उसके लिए ये फार्मूला है। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ एलिमेंट, जितनी भी क्वांटिटी दी गई होगी मास इन ग्राम्स वो ऊपर लिखेंगे और जो उसका ये मोलर मास होगा उसको नीचे लिख कर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या है जी? मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है और मॉलिक्यूल्स का मास क्या कहलाता है जी? मोलेकुलर मास। तो जो मोलेकुलर मास है ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर वो ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वो भी इक्वल टू 1 मोल होगा। बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर H2O, H2SO4, C12, H22O11, ये तीनों चीज़ें मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं और इनका जो मास है AMU में, वाटर का है 18 AMU, H2SO4 का 98 AMU और सुक्रोज का है जी 342 AMU। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम्स में तो यही मास इक्वल टू 1 मोल होगा हर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का और हम इसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अगर इन क्वांटिटीज़ के अलावा जो 1 मोल की क्वांटिटी है उससे ज़्यादा या कम क्वांटिटी दी हुई हो तो इसको भी सेम इसी तरह के फार्मूले से हम उसके भी नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जो मास दिया गया होगा मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का वो ऊपर लिखेंगे
और जो ये मोलर मासेस हैं इनको नीचे लेके डिवाइड कर देंगे तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इसी तरह से हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है जी आयोनिक कंपाउंड। तो जो आयोनिक कंपाउंड है हम जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो फार्मूला यूनिट्स का जो मास होता है उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। तो आयोनिक कंपाउंड्स का जो फार्मूला मास है जो कि AMU में दिया हुआ है, अगर इसको आप ग्राम्स में ले लें, जैसा कि NaCl, Na2CO3, AgNO3, कितना है जी इस NaCl का 58.5 AMU, Na2CO3 का कितना है जी 106 AMU, सिल्वर नाइट्रेट का कितना है जी 170 AMU। अगर आप इसी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें तो ये भी ईच वैल्यू इक्वल टू 1 मोल होगी, जिसको आप क्या कह सकते हैं 1 ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं। अगर इसकी भी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हो, अगर क्वांटिटी कम या ज़्यादा दी हुई हो तो आप इसको भी उसी फार्मूले के तहत मालूम कर सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी दी होगी उसको आप ऊपर लिखेंगे ग्राम्स में, और जो ये मोलर मैस है इसको आप नीचे लिखकर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इसके भी निकल आएंगे। उसके बाद है जी आयोनिक CpC। तो ये आइंस की सूरत में यानी हाइड्रोक्सल आइन, सल्फेट आइन, कार्बोनेट आइन और भी बहुत सारे आइंस हैं, इस सूरत में अगर कोई सब्सटेंस मौजूद है, कोई आयोनिक CpC मौजूद है तो उनका जो मास है जैसा कि 17 AMU, 96 AMU, 60 AMU, अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें ग्राम्स में यानी आयोनिक मास ऑफ आयोनिक CpC एक्सप्रेस करें ग्राम्स में तो वो क्वांटिटी भी इक्वल टू 1 मोल होगी, और इसको भी हम क्या कहेंगे 1 ग्राम आयन कह सकते हैं। इसकी भी अगर क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो तो इसको भी आप काउंट कर सकते हैं उसी तरह से उसी फार्मूले के तहत, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनिक CpC इक्वल टू मास इन ग्राम्स ऑफ आयोनिक CpC डिवाइडेड बाय मोलर मास। जब आप काउंट डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आयोनिक CpC के निकल आएंगे। नेक्स्ट है एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है जिसने हमें बताया कि कोई भी सब्सटेंस अगर इक्वल टू 1 मोल है, 1 मोल के बराबर कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कितने होंगे। तो उसने हमें बताया कि जो केमिकल है यानी कौन कौन से केमिकल्स एलिमेंट की सूरत में मौजूद हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की सूरत में मौजूद हैं, या आयोनिक कंपाउंड की सूरत में है, या आयोनिक CpC की सूरत में मौजूद हैं, अगर वो केमिकल्स इक्वल टू 1 मोल हैं, 1 मोल के बराबर हैं, तो उनमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स की तादाद है वो है 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। यानी वो क्या कहता है कि द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स एंड आइंस इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड 1 ग्राम आइन ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं जी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनको आप इसी से ही मतलब समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जो उसका एटॉमिक मास है वो अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिख दिया जाए तो हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल है या 1 ग्राम एटम है। तो कोई भी सब्सटेंस यानी एलिमेंट है अगर वो इक्वल टू 1 मोल है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। लेकिन उसमें वो पार्टिकल्स होंगे कौन से एटम्स। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट जो है वो एटम्स से मिलकर बना हुआ है, तो उस एलिमेंट अगर वो एलिमेंट इक्वल टू 1 मोल है तो उसमें पार्टिकल्स जो मौजूद होंगे वो भी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स ही होंगे। इसी तरह से अगर कोई कंपाउंड है तो हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं। उनकी एग्जांपल जैसा कि H2O, H2SO4, C12, H22O11, अगर उनके मासेस को भी मॉलिक्यूलर मासेस को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए यानी मोलर मास में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो इक्वल टू 1 मोल है, और 1 मोल को हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो इस
एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि कंपाउंड है और कंपाउंड किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल से, इसलिए उसमें 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह से आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड जैसा कि NaCl, Na2CO3, AgNO3, जो इनके मासेस हैं उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम जानते हैं इक्वल टू 1 मोल है। और कोई भी सब्सटेंस, आपको बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल हो तो उसमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में पाए जाने वाले पार्टिकल्स कौन से होंगे, फार्मूला यूनिट्स। इसी तरह से आयोनिक CpC है, तो आयोनिक CpC जैसा कि हाइड्रोक्सिल आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन है, तो इनके मासेस को भी अगर ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि ये इक्वल टू 1 मोल है। और इक्वल टू 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो तो उसमें पार्टिकल कितने होंगे, बेशक वो आयोनिक CpC है तो उसमें पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 आइंस होंगे, क्योंकि आयोनिक CpC आइंस पर मुश्तमिल होगी। तो याद रखने वाली चीज़ें यही हैं कि आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट के कौन से पार्टिकल से बना हुआ है, कंपाउंड कौन से पार्टिकल से बना हुआ है, आयोनिक कंपाउंड कौन से पार्टिकल से बना हुआ है और आयोनिक CpC कौन से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो रिपीट करता चलूँ, एलिमेंट में एटम्स होंगे, कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होंगे, आयोनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स होंगे और आयोनिक CpC में आइंस होंगे। लेकिन अगर वो सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल है तो पार्टिकल्स की तादाद हमेशा सेम होगी और वो कितनी होगी, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, जिसको क्या कहा जाता है जी, एवोगैड्रोज नंबर। जी नेक्स्ट है मोलर वॉल्यूम। ये है ख़ास तौर पर गैसेस के लिए कि अगर कोई भी गैस इक्वल टू 1 मोल हो, 1 मोल के बराबर अगर कोई भी गैस हो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो है जी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। जैसा कि 1 मोल ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका मैस कितना बनता है, 2.016 ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस। तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, हम पहले ही जानते हैं कि उसमें पार्टिकल्स होंगे 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। और ये वाला जो वॉल्यूम है इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। क्यों मोलर वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस या 1 मोल गैस जो है वो इतना वॉल्यूम कवर कर रही है, इसलिए ये वाला वॉल्यूम जो है वो इक्वल टू, वो क्या कहलाता है, ये वाला वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाता है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ CH4 यानी मीथेन गैस का 1 मोल है, तो 1 मोल मीथेन 16 ग्राम के इक्वल होती है, यानी 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इज़ इक्वल टू 1 मोल। और उसमें भी पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 और वो भी वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है। हालांकि हाइड्रोजन का मैस और है, मीथेन का मैस और है, लेकिन वॉल्यूम सेम है। यानी कहता है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट मैस बट सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम है, नंबर ऑफ मोलर वॉल्यूम भी सेम है। मैसेज एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल डोंट अफेक्ट द वॉल्यूम। क्या रीज़न है, क्यों वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वॉल्यूम सेम रहता है? उसकी रीज़न ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 300 टाइम्स ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू देयर डायामीटर।
यानी उनके अपने डायामीटर की निस्बत उन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 300 टाइम्स ग्रेटर है। इसलिए साइज़ छोटा हो बड़ा हो, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। थैंक यू।